नमस्कार मित्रों। 10 देश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे न्यायिक सुधार की। क्यों इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है, बताता हूं मैं आपको। जब से जस्टिस धनंजय वर्मा के घर में मिले हैं अजली नोट, उसके बाद से पूरे देश में न्यायिक सुधार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं विधायिका और कार्यपालिका में सुधार की, कि जो हमारे यहाँ नेता बन के आए वह पाक साफ होना चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हो उसके ऊपर करप्शन के आरोप नहीं होने चाहिए। हम हमेशा ऐसे ऐसे सुधार लेकर आए हैं जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को अच्छा किया है। नेता आज के समय में कम करप्ट यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगे हैं वह साबित होता है, और अगर उनको 6 साल की सजा मिलती है तो एक तरीके से चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। लेकिन जब बात आती है न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका हमेशा स्वयं को संविधान से ऊपर मानने लगता है। क्यों ऐसा होता है कि सर्वसम्मति से अगर विधायिका ने कोई कानून पास किया है तो न्यायपालिका उसको बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई देकर बदल देता है? क्या उसके पास यह अधिकार होना चाहिए? आज के वीडियो में हम चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं कि वर्तमान समय में देश में जजों की नियुक्ति किस तरीके से की जा रही है। क्या इसमें देश में सभी वर्गों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? क्या जो जनसंख्या इस देश में अलग अलग वर्गों की है, क्या उसी अनुपात में देश में जजेस हैं हमारे यहाँ? इसके अलावा जो भाई भतीजावाद का आरोप इस समय जुडिशरी के ऊपर लग रहा है वह कितना तर्कसंगत है? और साथ ही हम बात करने वाले हैं इस विषय पर कि आखिर न्यायपालिका को यह अधिकार कहां से मिला कि वह केवल बेसिक स्ट्रक्चर की दुहाई देकर, जो संविधान के थ्रू इस देश में सर्वसम्मति से कोई कानून पास हो रहा है तो उसको बदल दिया जा रहा है, उसको रद्द कर दिया जा रहा है। पूरी चर्चा आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, देश में जुडिशरी के ऊपर हमेशा आरोप लग जा रहे हैं। मतलब एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। यह एक भरोसा होता है किसी व्यक्ति का कि अगर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, ना विधायिका ना कार्यपालिका, तो वह जाएगा जुडिशरी के पास, वह उसकी बात सुनेगी और उसको न्याय देगी। यह भरोसा एक रहता है एक आम आदमी के, एक यहाँ पर रहने वाले भारतीय को, कि जो संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं उस अधिकार को लागू कराएगा इस देश का कोर्ट। लेकिन जब इस देश के कोर्ट पर ही आरोप लगे कॉम्प्रोमाइज होने के, जब इस देश के जज के घर में नोट मिलने लगे, और नोट छोटी मोटी मात्रा में नहीं करोड़ों में मिले, जब इस देश में जजों की नियुक्ति को लेकर केवल एक वर्ग का ही रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाई दे रहा हो, जब यहां पर केवल परिवारवाद के आरोप लग रहे हो, ऐसे में किसी भारतीय के अंदर वह आत्मविश्वास कहां से आएगा कि वह अपनी जुडिशरी पर भरोसा कर सकता है कि वह जज उसको न्याय देगा? क्यों कॉम्प्रोमाइज होने के यहां पर आरोप लग रहे हैं? अगर वर्तमान समय में हम देश में जजों की नियुक्ति को देखें तो एक बात स्पष्ट है कि यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात खत्म हो जाती है। अगर हम अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि इस समय कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा संसद में दिए गए एक वक्तव्य के बारे में बात करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि 2018 से 25 के बीच में, मतलब इन 7 सालों के अंदर देश में जजों की नियुक्ति में 78% जज केवल सवर्ण समाज से आ रहे हैं। और अगर इन 715 जजों की नियुक्ति को यहां पर देखें तो मात्र 16 जज यहां पर एसटी हैं, 22 एससी हैं, 89 ओबीसी हैं और 37 केवल यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो क्या यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? मतलब 80% आबादी जो है यहां पर, उनके पास केवल 20% का रिप्रेजेंटेशन का अधिकार हमको दिखाई दे रहा है। कहां है इक्वल रिप्रेजेंटेशन? क्यों एक सवर्ण समाज का जज, जिसका जज बनना इतना आसान है, और वह उन लोगों को न्याय क्यों देगा जो इस देश में मार्जिनलाइज सेक्टर से आते हैं? उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? अब जो अगली बात करते हैं परिवारवाद की, उसको यहां पर ध्यान से देखा जाए तो 2020 में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यहां पर 33% जज वैसे हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई पहले जज रह चुका है। हम जब बात करते हैं हाई कोर्ट में तो यह संख्या और बढ़ जाती है और पहुंच जाती है 50% तक। मतलब हाई कोर्ट में हर दूसरा जज, उनके परिवार में पहले कोई ना कोई जज रह चुका है। मतलब कुछ लोगों का नेक्सस है जो इस समय जुडिशरी को नियंत्रित किए बैठा है।
अगर आप देखेंगे तो देश में न्यायिक सुधार कभी नहीं हुए हैं। न्यायिक सुधारों के नाम पर इस देश पर थोपी गई है कॉलेजियम प्रणाली। 1981 से लेकर 1998 तक लगातार इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके यह कहा गया कि इस प्रणाली को हम और पारदर्शी बनाने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन हमेशा यही रहा कि परिवार का व्यक्ति यहां पर चुना जा रहा है, वह जज बन रहा है। देश में जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इसको लेकर राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं, वह जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन इसमें उसके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। सारा काम करता है देश में 5 सदस्यों का जज, इसका हेड है सीजीआई और उसके द्वारा बनाई गई कोलिजियम, और यह केवल अपने लोगों को यहां पर जज बनाता है। ऐसे में इस देश में न्यायिक सुधारों की बात करना बेईमानी हो जाती है और इस देश की जनता न्याय की आस कहीं दूर कोठरी में बंद कर दे। ऐसे जज उसको न्याय देने वाले नहीं हैं, जो यहां पर केवल एक समुदाय का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों। आप समझिए कि देश में जजों को लेकर किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है। हर व्यवस्थाओं से वह अपने आप को स्वयं में ऊपर रखते हैं। देश के संविधान में भी वह शक्ति नहीं है कि वह जजों की शक्ति को नियंत्रित कर सके। कैसे, मैं समझाता हूं। यहां पर आते हैं दूसरे सेगमेंट में कि आखिर एक सर्वसम्मति से पास हुए कानून को न्यायपालिका क्या बदलने का अधिकार रखती है। एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस के तहत दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया कि संसद हमारे देश के संविधान में परिवर्तन कर सकती है, पर वह परिवर्तन देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वापस से बेसिक स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर दिया जाएगा। चलिए, यह बात सही थी। यहां से हम देश में फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखे हैं, लेकिन अब इसी से क्या लूप होल बना, इसका मजा आप देखिएगा। एक एक्ट आया 2014 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यायिक सुधार करने की बात की और लाया एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कहा कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो अपारदर्शी है, वहां पे कुछ ही लोगों का अधिकार चल रहा है। ऐसे में एनजेएसी के माध्यम से हम देश में नए तरीके से यहाँ पर जजों को चुनेंगे, उनकी नियुक्ति यहाँ पर करेंगे। अब समस्या यहाँ पर यह आ गई है कि इस एनजेएसी एक्ट को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। कहा कि यह गैर संवैधानिक है। पहले एनजेएसी एक्ट को समझ लीजिए क्या होता है। अगर जब बात करते हैं एनजेसी एक्ट की, तो इसका मतलब है कि देश में एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जो आयोग यह निर्धारित करेगा कि आखिर जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। इसके अंतर्गत एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसका हेड होगा सीजीआई और 2 और होंगे वरिष्ठ जज जो कि सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। इसके बाद इसमें 2 केंद्रीय मंत्री होंगे, इसमें से एक कानून मंत्री होगा। उसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को यहां पर रखा जाएगा, जिसमें से एक पर्सनालिटी हमेशा देश के मार्जिनलाइज सेक्टर का व्यक्ति होगा और इन 2 पर्सनालिटी को चुनने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि सीजीआई, देश के प्रधानमंत्री और देश के एलओपी होंगे। ये मिलकर उन 2 व्यक्तियों को यहां पर चुनेंगे और यह 7 सदस्यीय कमेटी जजों की नियुक्ति यहां पर करेगी। अब आप समझिए कि जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो 367 सांसदों ने इसका समर्थन किया और विरोध किसी ने नहीं किया। जब यह गया राज्यसभा में तो लगभग 180 सांसदों ने इसका समर्थन किया और केवल राम जेठमलानी ने इसका विरोध किया। फिर जाता है, क्योंकि यह देश के फेडरल नेचर को बदल रहा था, ऐसे में यह जाता है देश के राज्यों के पास, क्योंकि यहां पर कम से कम 50% राज्यों की सहमति की आवश्यकता थी। 16 राज्यों ने यहां पर अपनी सहमति दी। इसमें कांग्रेस, वाम दल, भाजपा, सभी शासित राज्यों की राज्य सरकारें शामिल थी। तो इसका मतलब देश सर्वसम्मति से चाह रहा था कि न्यायिक सुधार यहां पर किए जाएं। पर हुआ क्या? हुआ यह कि एनजेसी एक्ट को गैर संवैधानिक बताकर कि यह न्यायपालिका के इंडिपेंडेंट नेचर को खत्म कर रहा है। इस वजह से यह गैर संवैधानिक है, यह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। इस वजह से इस एक्ट को यहां पर खत्म कर देना चाहिए। अब आप समझिए, अगर वह न्यायिक सुधार इस समय हो जाता तो आज के समय में जो नियुक्तियां हो रही है, जो कि उसको लेकर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था यहां पर बन चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां पर जो धनंजय वर्मा के घर में नोट मिले हैं, यह साफ दर्शा रहे हैं कि देश में जुडिशरी को लेकर अब न्यायिक सुधारों की बात करनी जरूरी है। इसको लेकर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक मीटिंग बुलाई। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा के जो पार्टी के लीडर हैं, वो सब वहां पर पहुंचे। उन्होंने बात करी और कहा कि 2014 के एनजेसी एक्ट को हमको फिर से रिफॉर्म करना पड़ेगा और यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि देश में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आते हैं अपने वीडियो के अंत में कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इसमें से विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर तो संविधान का जोर चलता है, लेकिन जब बात आती है न्यायपालिका तो वह अपने आप को यहाँ पर अलग कर लेता है।
वो हमेशा कहता है कि हम तो एक अलग व्यवस्था हैं, हम इस देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई बिल राज्यसभा, लोकसभा और देश की अलग-अलग राज्य की विधानसभाओं से पास हो जाता है, इसका मतलब यह है कि एक तरीके से सर्वसम्मति यहां पर बन चुकी है। ऐसी स्थिति में उस बिल को परिवर्तित करने का, रद्द करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देश सर्वसम्मति चलता है और यहाँ की जनता ही इसकी मालिक है, न कि कोई संस्था। जुडिशरी को भी यहाँ पर विचार करना पड़ेगा कि क्या वह अपने आप को संविधान से ऊपर मान रहा है, क्या वह इन बातों पर विश्वास करता है कि वह जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन देश में वर्तमान समय में न्यायिक सुधारों पर जो बात हो रही है, इस स्थिति में अब न्यायपालिका को सुधरना पड़ेगा, कोलिजन सिस्टम को यहाँ पर खत्म होना पड़ेगा। एक ऐसा एक्ट आए, एक ऐसा अपॉइंटमेंट कमीशन आए जो सही तरीके से जजों की नियुक्ति यहाँ पर कर सके। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी रोचक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।